Hello, good evening my dear students. I Dr. Komal Gaur welcome all of you on this beautiful study platform that is the एकलव्य एजुकेशन। स्वागत है सब बच्चों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 प्लांट ब्रीडिंग की बात चल रही थी। कुछ पार्ट हमने कल किया है प्लांट ब्रीडिंग का, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसी को पादप प्रजनन का दूसरा भाग जो है वो हम आज कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं, और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, अपनी क्लास ढंग से लेनी है। काफ़ी सारी नई चीज़ें इसमें आने वाली हैं। चलिए शुरू करें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एकलव्य एजुकेशन शुरू कर चुका है अपना नीट ड्रॉपर्स बैच 21-22 के लिए। तो ये सब चल रहा है अभी भैया 50% डिस्काउंट पे, इजीली अवेल करो। यहाँ पे तुमको मिलेंगी 5000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस। जैसे लाइव क्लास है तो आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और लाइव क्लास में ऑन द स्पॉट्स आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स यहाँ से मिलेंगे, एंड ऑल्सो द माइंड मैपिंग सिस्टम भी आपको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताया जाएगा। ये सब 50% डिस्काउंट पे अभी चल रहा है। अपने आप को एनरोल कराने के लिए आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर आ रहे हैं, इस पे कॉल करो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप सारी चीज़ें ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए भी जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य एजुकेशन अब टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध है, वहाँ पे जाके आप हमें ज्वाइन करिए। ये रही आपकी स्क्रीन्स पर सारी डिटेल्स, एंड इस पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए प्लांट ब्रीडिंग शुरू करते हैं। काफ़ी पार्ट हमने कल कर लिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात मैं कल कर रही थी। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है भाई। इस दौरान हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी वृद्धि हुई, बहुत सारी हमारी जो उपजाऊपनता है वो बड़ी, यहाँ पे ज़्यादा उपज हमें देखने को मिली। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। एंड फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। यहाँ तक हमने कल बात की थी। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस में क्या क्या चीजें आई। वीट क्या होती है भाई? गेहूं। और राइस क्या होता है? चावल। तो गेहूं और चावल की उपजाऊपनता बढ़ी। इसमें कुछ नाम भी हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है, मैं बताऊंगी अभी, तो सुनो जरा ध्यान से। बेटा 1960 से 2000 के बीच में ऐसा देखा गया है, 1960 से 2000 के बीच में जो गेहूं की उपजाऊपनता है, गेहूं की जो उपज है वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? प्लांट ब्रीडिंग, मतलब अच्छे बीज आए जिन्होंने अच्छी उपज दी, ठीक है, तो इसलिए ऐसा देखने को मिला था। राइस प्रोडक्शन, चावल की जो उत्पत्ति है वो भी बढ़ी। कितनी बढ़ी? 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स। इतने ज़्यादा हमारे यहाँ चावल में भी प्रोडक्शन हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा टाइम पीरियड था जब गेहूं और चावल, राइस और वीट में ज़्यादा फ्लरिश प्रोडक्शन हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए 1960 से 2000 के बीच में। ऐसे ही ये NCERT के आंकड़े हैं और इसी में से सवाल बनते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने 2 चीजें लिखी हैं, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये हमारे यहाँ इस्तेमाल करने वाली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली गेहूं की वैरायटी है, ठीक है, गेहूं की वैरायटी है ये। वीट की एक वैरायटी है सोनालिका एक, और दूसरा
कल्याण सोना। तो इंडियन दो ये हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं? ये पौधे हाइट में छोटे होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे, हवा का ज़्यादा इन पे इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, पहली बात हवा से बचे रहेंगे। दूसरी बात, थोड़े छोटे होंगे तो ये स्ट्रांग होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी। अब चावल की तरफ चलो, क्या सोनालिका और कल्याण सोना तुमने अंडरलाइन कर लिया है एनसीईआरटी में? जल्दी बताओ, कर लिया? क्या इसको लिख लिया है अपनी कॉपियों में? जल्दी लिखो। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी जो थी IR8, अब देखो ये क्या है, IR8, ठीक है, इसको क्रॉस कराया गया ताएचुंग नेटिव 1 से, और फिर हमको क्या मिली, सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी। ये क्यों लिखा मैंने? देखो, जब भी हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, हम उसमें क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू वी स्टडी? हम पढ़ते हैं कि हमने 2 वैरायटी के पौधे सेलेक्ट किए और उनको देखा हमें कौन सा फीचर चाहिए। तो सेमी ड्वार्फ पौधे हमें चाहिए थे जिसकी हाइट भी ज़्यादा ना हो और जो प्रोडक्शन भी अच्छा दे, ऐसा चाहिए था। तो इसके लिए IR8 और ताएचुंग नेटिव, इन दोनों को, ताएचुंग नेटिव कहाँ का है, सवाल आ सकता है, कंट्री आपको याद होनी चाहिए, ये ताइवान देश का चावल है, ठीक है। और IR8 जो है ये डेवलप कराया गया था, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है। ये यहाँ पे सवाल बनता है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI कहाँ पे स्थित है? IRRI की फुल फॉर्म क्या है, पता होना चाहिए, कहाँ पे स्थित है पता होना चाहिए, और ताएचुंग नेटिव कहाँ का चावल है पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से राइस की प्रोडक्शन बढ़ी। यहाँ पे आज की क्लास में तुम्हें बहुत सारी नाम है नए नए सीखने के लिए, ठीक है। जया और रत्ना, ये दोनों चावल की वैरायटी है। जैसे सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की वैरायटी थी, वैसे ही जया और रत्ना जो है वो चावल की वैरायटी है। तो ये भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला चावल की वैरायटी है जो हमें अच्छी उपज देता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम लोगों के लिए, ये आ सकता है आपके मेडिकल एग्जाम्स में कि गोल्डन राइस का साइंटिफिक नाम क्या है। एक चावल होता है जिसको कहते हैं गोल्डन राइस, ठीक है, उसका नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। इसमें विटामिन ए के कुछ प्रिकर्सर्स पाए जाते हैं। ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, ये प्लांट ब्रीडिंग के मेथड से बनाया गया है और इसमें विटामिन ए के प्रिकर्सर पाए जाते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुमको जो दी है इसको लिख लो, ये आपके काम की है। चलें आगे। कम शुगर केन मतलब कि गन्ना। देखो, उत्तरी भारत में अलग किस्म का गन्ना उगता था और आपके दक्षिण भारत में अलग किस्म का। जो उत्तर भारत में उगता है वो है सैकेरम बारबेरी। नाम याद होना चाहिए, उत्तर भारत की तरफ जो गन्ना उग रहा है उसमें नाम आपको याद होना चाहिए, इसका नाम है सैकेरम बारबेरी। और जो आपका दक्षिण भारत में उग रहा है सैकेरम ऑफिशिनेरम। अब ये जो दक्षिण भारत में उगने वाला था इसमें हाई शुगर कंटेंट था, ठीक है, और इसकी थिक स्टेम होती थी, ठीक है। शुगर कंटेंट को क्या बोलते हैं? शक्करा, ठीक है। तो ज्यादा चीनी, ज्यादा मिठास थी नीचे जो दक्षिण भारत में गन्ना उग रहा था, जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं था। तो क्या किया फिर? पादप प्रजनन के माध्यम से हमने इंटरक्रॉस करा दिया, ठीक है, इंटरक्रॉस करा दिया। अब देखो, इसको हम यहाँ नहीं उगा सकते ना,
सेकेरम ऑफिशिनेरम जो नीचे वाला है उसको हम नॉर्थ इंडिया में नहीं उगा सकते, मे बी टेम्परेचर कंडीशन वैसी ना हो, ठीक है। और ये हमें अच्छी उपजाऊपनता दे नहीं रहा, अच्छी उपज दे नहीं रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को क्रॉस करा देते हैं और एक ऐसी वैरायटी ले आते हैं जो कि क्या होगी, जो इन दोनों के क्रॉस से आएगी वो हाइब्रिड होगा, ठीक है। और एक हाइब्रिड वैरायटी मार्केट में ले आते हैं ताकि ऐसा गन्ना उत्तर भारत में भी उगाया जा सके जिसमें शुगर कंटेंट भी अच्छा हो और वो थिक स्टेम का हो, तो ज्यादा शुगर कंटेंट ऑब्वियस सी बात है फिर उसमें होगा। तो इस प्रकार से शुगर केन की उपज बढ़ाई गई। सवाल आ सकता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रकार के गन्ने उगते हैं नेटिवली। चलो अगली बात पे, मिलेट्स, ज्वार। हमारे यहाँ ज्वार का प्रोडक्शन, मेज मतलब मक्का, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये सब का जो प्रोडक्शन था इसके लिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ काम हुआ, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में मक्का, ज्वार, बाजरा की प्रोडक्शन पे भी काम हुआ, उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ाई गई। 2 स्पीशीज को हो सकता है, हमें कौन सी फीचर्स चाहिए हम उस हिसाब से ले रहे हैं, तो वहां पे उनको भी क्रॉस कराया गया और हाई यील्डिंग वेराइटी HYV निकाली गई वहां से भी ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फुल फॉर्म इंक्लूड की है बच्चों, ICAR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है। डन। चलो देखो, हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों कर रहे हैं, हम प्लांट ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। एक तो कर रहे हैं हाई प्रोडक्शन के लिए जिसमें तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, एक तो कर रहे हैं ज्यादा उपज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, एक हम कर रहे हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए पौधों की, उनमें रोग ना लगे, ठीक है। क्या होता है, पौधों में बीमारियां लग जाती हैं जिसके कारण कि वो अच्छी उपज नहीं दे पाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे पौधे तैयार करें जिनमें रोग ना लगे, ठीक है। तो जनरली आमतौर पर, सामान्य तौर पर क्या क्या बीमारियां होती हैं, फंगस से क्या क्या हो सकता है, फंगस क्या होता है, कवक, ठीक है, उससे क्या क्या हो सकता है, मैं लिख दूं, कवक से क्या क्या हो सकता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, याद रखना पड़ेगा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने की बीमारी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तीनों बीमारियां आपको याद करनी पड़ेंगी बच्चों, और किससे होती हैं ये भी याद करना पड़ेगा। तो कवक से 3 चीजें, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, 3 बीमारियां हो गई। अब अगली बात करो, अगली बात क्या करेंगे, बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, बैक्टीरिया से आएगा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स पौधे होते हैं, ठीक है, क्रूसीफर एक पौधों की फैमिली होती है, तो उनमें ब्लैक रॉट डिजीज आ सकती है। वायरस से क्या होगा, वायरस कैन कॉज टोबैको मोज़ैक, टोबैको मोज़ैक का स्ट्रक्चर तुम पहले भी पढ़ चुके हो, टर्निप मोज़ैक वायरस, तो ये वायरस से बीमारियां हो जाएंगी। टोबैको मोज़ैक तंबाकू के पत्तों में, टर्निप मोज़ैक शलजम, टर्निप शलजम होता है ना, तो उसमें बीमारियां कॉज कर सकते हैं। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा, इससे बाहर से आपके मेडिकल में नहीं आएगा, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है इतनी इन्फॉर्मेशन लगभग आपके एग्जाम में आनी है, ठीक है। तो इफ एनीवन वांट्स टू क्लिक इट कैन क्लिक इट, हम आगे चल रहे हैं। आगे देखो, अब देखो ये सब बीमारियां हो सकती हैं ना पौधों में, ये सब बीमारियां हो सकती हैं, तो इनसे बचने के लिए हमने प्लांट ब्रीडिंग का सहारा लिया। हमने क्या करा, हमने प्लांट्स में ब्रीडिंग कराई, हमने 2 वैरायटी के प्लांट लिए, हमने उनके हाइब्रिड बनाए। ऐसा हमने किया ताकि हमें ऐसी वैरायटी मिल सके जिसमें बीमारियां ना लगे। तो
आपकी बुक्स में जो टेबल दिया गया है वो अत्यंत ज़रूरी है। मतलब आपको उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं पढ़नी ही पढ़नी है। एक तरफ यहाँ लिखा है क्रॉप, कौन सी फसल की बात हम कर रहे हैं, उस फसल की कौन सी वैरायटी हमारे पास है जो कि रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस है बीमारियों के लिए, और कौन सी बीमारी के लिए है ये भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीट की, माने गेहूं। जो वीट है उसकी एक वैरायटी है हिमगिरी, वीट की एक वैरायटी है हिमगिरी, और वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, और एक बीमारी है हिलबंट, हिलबंट। ठीक है, तो जो हिमगिरी वैरायटी की गेहूं होगी उसमें लीफ स्ट्राइप रस्ट बीमारी नहीं होगी और साथ में हिलबंट भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने अपने फसल को बचा लिया। अगर हम हिमगिरी वाले बीज इस्तेमाल करें तो हमारी फसल में ये बीमारियां नहीं आएंगी, तो अच्छा प्रोडक्शन आएगा। दूसरी चीज देखो, ब्रासिका, ब्रासिका एक फैमिली है, प्लांट्स की एक फैमिली है ब्रासिका। उसमें कौन सी देखी हमने, पूसा स्वर्णिम। बीमारी कौन सी नहीं लगेगी, वाइट रस्ट, वाइट रस्ट नहीं लगेगी। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी का टेबल है, आपको याद करना है बच्चों। कॉलीफ्लावर, इसमें हमने पूषा शुभ्रा, ठीक है, वैरायटीज देखी, इसमें ब्लैक रोट नहीं होगा, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने देखा काउपी, पूसा कोमल वैरायटी है और इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं होगी। फिर हमने देखा चिली, मिर्ची में क्या होगा, मिर्ची में पूसा सदाबहार, अगर आप चिली यूज करते हो, उस वैरायटी की चिली उगाते हो, तो चिली मोज़ेक वायरस काम नहीं करेगा, टोबैको मोज़ेक वायरस काम नहीं करेगा, और लीफ कर्ल काम नहीं करेगा। लीफ कर्ल क्या है, पर्ण प्रकुंचन, पर्ण जो है, पत्ते जो है वो मुड़ जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे। तो अगर आप चिली में पूसा सदाबहार वैरायटी इस्तेमाल कर रहे हो तो नहीं होगा। ये वैरायटी ऑफ द क्रॉप है, कौन सी वैरायटी से कौन सी बीमारियां नहीं होंगी, कौन सी वैरायटी में कौन सी बीमारियां नहीं होंगी, ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलो। एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, देखो हमने क्या करा, हमने प्लांट ब्रीडिंग करी, ठीक है, हमने प्लांट ब्रीडिंग करी, हमने एक वाइल्ड स्पीशीज ले ली या कोई भी दो स्पीशीज ली, हमने उनको हाइब्रिड करा दिया तो हमारे डिजायर्ड फीचर आ गए। अगर ऐसा नहीं हो तो हाइब्रिड में सारे जीन तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। हाइब्रिड जो तुम बना रहे हो, क्या उसमें सारे जीन एक्सप्रेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो अगर सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो अगर हाइब्रिड जो हमने बनाया है वो हमारे मुताबिक ना हो, जो हमें चाहिए वो ना हो, तो हमें जानबूझ के उसमें म्यूटेशन डालनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, हम खुद म्यूटेशन इंड्यूस करा रहे हैं सो दैट हमें डिजायर्ड कैरेक्टर मिले। इसको पढ़ते हैं, और ये उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ है भी, इंड्यूसिंग म्यूटेशंस आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन। आप किसी रसायन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप किन्हीं किरणों का इस्तेमाल कर रहे हो, और आप जानबूझ के उसमें उत्परिवर्तन ला रहे हो किसी भी पौधे में, ताकि जो फीचर तुमको चाहिए वो फीचर आ सके। ठीक है, एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग प्लांट्स दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर्स एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग, इसको कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है ये समझ में आ गया, तुमने खुद म्यूटेशन उत्पन्न की ताकि तुम्हारे डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाए। क्यों, क्योंकि नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग जब तुम कर रहे थे, जो नॉर्मल स्टेप्स मैंने कल बताए हैं, जो अगर तुम वो स्टेप फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारी प्लांट ब्रीडिंग में वो फीचर्स नहीं आ रहे जो तुमको चाहिए, तो तुम म्यूटेशन ब्रीडिंग का सहारा लोगे। अब ऐसा कहाँ हुआ, ऐसा हुआ बेटा मूंग दाल में। मूंग दाल जो नॉर्मल हरे रंग की मूंग बीन होते हैं ना, मूंग दाल, उसमें रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। मूंग दाल में
कौन से वायरस के लिए म्यूटेशन आर्टिफिशियली इंड्यूस किया गया था? सवाल ये आएगा, येलो मोज़ैक वायरस के लिए और पाउडरी माइल्ड्यू, ये दो बीमारियां हैं, इनके लिए आपने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करा दी। कैसे कराई? म्यूटेशन ब्रीडिंग से, कृत्रिम तरीके से। समझ में आया? एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण है, येलो मोज़ैक वायरस भिंडी पे भी अटैक करता है, भिंडी नॉर्मल, ठीक है। भिंडी का नाम होता है एबेलमोकस्कस, ये अलग है और यहाँ पे स्पेस आना था, एस्क्यूलेंटिस, ठीक है। तो was transferred from a wild species and resulted a new variety, जिसको कहते हैं प्रभानी क्रांति। प्रभानी क्रांति किसकी स्पीशीज है? भिंडी की स्पीशीज है। भिंडी को ओकरा भी लिखा जाता है। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसमें भिंडी लगी हुई है, ये एक्चुअली प्रभानी क्रांति भिंडी है, ठीक है। तो इनमें बीमारी नहीं लगेगी। कौन सी? येलो मोज़ैक वायरस की। भिंडी का साइंटिफिक नेम याद कर लेना बच्चों, ठीक है। ABEL ये लिखा हुआ है, मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, मे बी ये यहाँ पे आपको अलग मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो समझ ना आए, तो मैं इसको दोबारा, मोलस्कस तक ऐसे, और ये इसका जीनस है और ये इसकी स्पीशीज है एस्क्यूलेंटस। डन। प्रभानी क्रांति, तो ये म्यूटेशन ब्रीडिंग है। तो हमने प्लांट ब्रीडिंग का पहला इस्तेमाल देखा कि हमारी उपज बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। दूसरा हमने देखा कि बीमारियां ना लगे। अब इसका तीसरा इस्तेमाल चले। तीसरा इस्तेमाल ये रहा, डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, कीटनाशकों के लिए, ठीक है। ऐसे पौधे बनाए जिसमें कीड़े ना लगे, कोई पेस्ट ना लगे। तो उसमें क्या होगा? देखो, नॉर्मली पौधों के पास कुछ कुछ ऐसे फीचर होते हैं, नॉर्मली कुछ पौधों के पास ऐसे फीचर होते हैं कि उसमें कोई भी इंसेक्ट आके नहीं लगता, कोई इंसेक्ट, कोई कीटनाशक उस पे नहीं बैठेगा, सॉरी कीटनाशक नहीं, कोई भी कीड़ा उस पे अटैक नहीं करेगा, कोई भी पेस्ट उस पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ फीचर हैं। जैसे कि क्या? अब ये क्या होते हैं? जैसे कि hairy leaves in several plants make them resistant to insect pests। कुछ पत्ते होते हैं, उनके बाल, जो पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े हेयरी होते हैं, ठीक है। वाइट देखा होगा तुमने, कुछ लीव्स में वाइट वाइट कलर के ऐसे हेयर से दिखते हैं तुमको, बहुत बारीक बारीक से। अब वो क्या करते हैं, कोई इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं कर पाता, वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बीटल इन वीट, ठीक है। तो कॉटन प्लांट के पत्तों को देखना जरा, ठीक है, या गेहूं के जो होते हैं उनको देखना जरा, तो वो रेजिस्टेंस देते हैं जैसिड्स के लिए और सीरियल लीफ बीटल। सॉलिड स्टेम इन वीट लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम स्वाफ्ले। वीट में सॉलिड स्टेम होती है, तो स्टेम स्वाफ्ले जो है वो उस पर अटैक नहीं कर पाते, ठीक है, तो बच गए। मतलब प्लांट का आकार ऐसा है, किसी पौधे का आकार ऐसा है, उसके पास पहले से ऐसे फीचर हैं कि उस पर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा। ऐसा भी होता है। अब जिनके पास ऐसा नहीं होता, फिर हम प्लांट ब्रीडिंग से ऐसा करवा लेते हैं, हम यही करते हैं। जो नहीं है वो हम कृत्रिम तरीकों से करवा लेंगे, वही हम यहाँ कर रहे हैं। स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट बोलवर्म्स, ठीक है। कॉटन प्लांट की जो कपास, कॉटन क्या होता है? कपास, ठीक है। तो जो स्मूथ लीव्स होते हैं उसके जो पत्ते स्मूथ होंगे, और नेक्टरलेस कॉटन जिसमें नेक्टर नहीं होगा, उसमें बोल वर्म अटैक नहीं करेगा। तो अगर बोल वर्म अटैक नहीं करेगा तो ये बचे रहेंगे बीमारियों से। High aspartic acids, low nitrogen and sugar content in maize make them resistant to stem borers। मक्के में, ठीक है, जो आपका मक्का होता है उसमें उसका जो तना होता है उसमें एस्पार्टिक एसिड ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन कम होती है, उसमें शुगर कम होती है, तो इसलिए उसमें एक बीमारी नहीं लगती।
कौन सी? स्टेम बोरर्स। स्टेम बोरर्स क्या होते हैं? उसके तने को वो छेद करके उसके अंदर जाके उसको खोखला कर देंगे। तो अगर उसके पास हाई एस्पार्टिक एसिड है, कम शुगर है, कम नाइट्रोजन है, तो ये नहीं होता। तो ये प्राकृतिक फीचर है ना उसका। पूसा गौरव, ए वेराइटी ऑफ ब्रासिका इज रेजिस्टेंस टू एफिड्स। अब इसके लिए भी एक टेबल देखना है जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे, आपको वो याद करना पड़ेगा बच्चों। चलें, देखो ब्रासिका, फिर से वही फैमिली आ गई है। ब्रासिका की एक वैरायटी है पूसा गौरव, इसमें एफिड्स नहीं लगते। एफिड्स एक प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, वो इस पे अटैक नहीं करते, ठीक है। ब्रासिका। फ्लैट बीन, ब्रासिका वैसे कौन सी फैमिली होती है आपकी? मस्टर्ड फैमिली, जो सरसों होती है वो ब्रासिका में आती है, ठीक है। ब्रासिका उसका जीनस है। फ्लैट बीन, फ्लैट बीन में जिसको तुम सेम कहते हो, सेम की फली, सुना है सेम की फली? तो पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ये दो वेराइटियां ऐसी हैं बच्चों कि इसमें जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर्स नहीं लगेंगे। तो ये हो गया इंसेक्ट से बचाव। हमने ऐसी वैरायटी बना ली। कैसे बनाई? प्लांट ब्रीडिंग से बनाई। ओकरा, भिंडी में, भिंडी की अभी तुमने एक पढ़ी फीचर प्रभाणी क्रांति, उसमें क्या था? येलो मोज़ैक वायरस नहीं लगेगा। प्रभाणी क्रांति में येलो मोज़ैक वायरस नहीं लगता है। पूसा स्वामिनी, पूसा A4, नंबर 1, नंबर 2, ये दो वैरायटी हैं। इसमें शूट एंड फ्रूट बोरर बीमारी, शूट एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें वो कीड़ा नहीं लगेगा। शूट क्या होता है? तना, स्टेम, और रूट जड़ होती है, फ्रूट फल होता है। तो अगर पूसा A4 वैरायटी तुम भिंडी की उगा रहे हो या पूसा स्वामिनी तुम वैरायटी उगा रहे हो, तो शूट एंड फ्रूट बोरर इंसेक्ट उसमें नहीं लगेगा। प्लीज नोट इट डाउन एंड आपकी बुक्स में ये टेबल है बच्चों, आपको याद करना है, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन सी हैं ये आपको याद करनी है। बात समझ में आई है मेरी? ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या क्या देख लिया कि हमने देखा कि जो प्लांट है, जो हम कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, इससे क्या हो रहा है? हाई प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ जरा। हाई प्रोडक्शन हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अभी देखा ना, सोनालिका, जया, रत्ना और राइजा सेटाइवा, ये सब प्रोडक्शन ही तो बढ़ा रहे हैं। कल्याण सोना, गेहूं एक प्रकार की, ठीक है। सेकेरम ऑफिशिनेरम, गन्ना जो साउथ इंडिया में उगता है, याद रखने हैं। और फिर डिजीज कंट्रोल के लिए, बीमारियां नहीं लगे, प्रभाणी क्रांति का नाम याद रहेगा, मूंग दाल में जो बताया वो याद रहेगा। उसके बाद पेस्ट के लिए, पेस्ट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए हम प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं। चौथी हम कराते हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए। अब ये क्या है? ये क्या नई बात बोल दी मैम आपने? बेटा बहुत आसान बात है। अब जो हम वैरायटी उगा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग से होंगी। तुमने नया तरीका जो देखा है वो है सिर्फ म्यूटेशन ब्रीडिंग का, कि तुम खुद उत्परिवर्तन लाके उसमें फिर ब्रीडिंग करा रहे हो। वो आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हो? किसी रसायन से या किसी रेडिएशन से। इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब कि जो तुम खाना उगा रहे हो, जो तुम ये पौधे उगा रहे हो, अल्टीमेटली फसल है ये, खाना है ये, तो उसका कहीं ऐसा ना हो ज्यादा उपज के चक्कर में उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएं, उसके पोषक तत्व कम हो जाएं। तो ऐसा भी तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसे पौधे भी उगाएं। कुछ ऐसे पौधे थे हमारे पास जो बड़े अच्छा फल देते थे, ठीक है, लेकिन उसमें पोषक तत्व बड़े कम होते थे। तो हमें खाने के पोषक तत्व भी तो बढ़ाने हैं, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो जनसंख्या है, उसमें कुपोषण की रोग ना लगे या उसमें अन्य कोई बीमारियां ना आए, क्योंकि उसमें उनके खाने में पोषक तत्व नहीं है।
तो पोषक तत्व बढ़ाने के लिए भी प्लांट ब्रीडिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आएगी बच्चों, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन ये क्या होती है मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हायर लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पब्लिक। ऐसे प्लांट्स उगाए गए, ऐसी वेराइटियां, ऐसे नई वैरायटी आई कि जिसमें ज्यादा मिनरल हैं। अगर हमने पालक उगाया है तो ऐसा जिसमें ज्यादा मिनरल हो, ज्यादा आयरन हो, ठीक है, ज्यादा विटामिन्स हो, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फैट हो। अच्छी क्वालिटी मतलब जिसमें कि क्या हो, HDL ज्यादा, LDL कम, वैसी वाली। ठीक है, हेल्दियर फैट्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ओमेगा फैटी एसिड्स नाम सुना है। ठीक है, तो हमने ऐसी चीजें उगाई ताकि हमारे पोषक तत्व बढ़े रहें। उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चे बायोफोर्टिफिकेशन। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण आएंगे जो हम करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम एक और बात शुरू करेंगे, दैट इज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन और एक टिश्यू कल्चर। इस हफ्ते के आखिर तक आपका ये लेसन खत्म हो जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।